मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, सब में जज्बा जगाता हूँ। फूलों से औलाद बनाता हूँ, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। शिक्षा ही मेरी डगर में दीप जलाऊंगा, खुद पे यकीन है मंजिलों को कदमों पे लाऊंगा। मैं आशा की किरण ज्ञान का जरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे जो भी हमने वॉशिंग सोडा, प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉशिंग सोडा की जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी किया था, मीन्स सोलवे एमोनिया प्रोसेस। आपको पता है कि उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सो हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा पढ़ा था और उसके जो यूजेस है वो बाकी रह गए थे। और सो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसके यूजेस से। सो हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, मीन्स जो हमने जो केमिकल प्रिपेयर किया था उसके यूज़ कहाँ पे है, मीन्स उसकी एप्लीकेशंस क्या है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। एंड ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह क्या था। सो याद करो, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह है Na2CO3.10H2O। सो यहाँ पे हम उसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख देते हैं जिससे हमें याद रहे कि वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्योंकि एट लास्ट जब हम कंप्लीट कर डालेंगे तभी फिर कंफ्यूजन होगा अगर आपने अच्छे से याद नहीं रखा है तो। सो Na2CO3 अगर इतना ही फॉर्मूला है, सो ये सोडियम कार्बोनेट है और उसे क्या कहा जाता है, सोडा एस। लेकिन अगर उसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच हो जाते हैं तो फिर उसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा। सो हियर वी see that in the chemical formula of washing soda 10 molecules of water is associated। सो क्या ये वाला जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है वो क्या भीगा हुआ है, मीन्स ऐसे वेट है। इज वॉशिंग सोडा इज वेट, क्या ये क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हम यही लेक्चर में एट लास्ट देखेंगे कि क्या हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो भीगा हुआ है, मीन्स कि वेट है कि नहीं है, मीन्स उसे वेट सॉल्ट कहा जाता है कि क्या कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम उसके थोड़े जो यूजेस है, मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे होता है तो उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सो आपको पता है कि जो भी हमारा वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट है उसकी जो पीएच की बात की जाए या तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बात की जाए तो आपको पता है इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। और उसी वजह से वॉशिंग सोडा है वो वाइडली यूज़ होता है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मीन्स वहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ग्लास इंडस्ट्री में भी साथ में यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग सोडा इज़ वाइडली यूज्ड इन ग्लास, देन कम्स सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स पीएच। ये जो भी वॉशिंग सोडा है वो डिटर्जेंट्स और सोप में क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स पीएच इज़ मोर देन 7। जो वॉशिंग सोडा का अगर आप सॉल्यूशन बनाओ और उसमें अगर आपने लिटमस पेपर डिप किया है, अगर आपने रेड लिटमस पेपर उसमें डिप किया है तो देन इट विल टर्न्स टू ब्लू, क्योंकि आपको पता है रेड लिटमस पेपर विल शो ब्लू कलर इन अल्कलाइन मीडियम, वो हमें पता है। और उसकी वही प्रॉपर्टी की वजह से वो यूज़ होता है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। सो हम यहाँ पे उसका जो पहला यूज़ है वो लिखेंगे, इट इज़ widely used in soap, detergents
एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। फिर उसके अलावा भी दूसरे जो केमिकल्स है जिसमें सोडियम की प्रेजेंस होती है, वैसे केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द केमिकल्स इन विच सोडियम इज़ प्रेजेंट। और वैसे जो केमिकल्स है कि जिसमें सोडियम की प्रेजेंस होती है, वैसे जो केमिकल्स है उसमें कॉस्टिक सोडा आता है, फिर हमारा जो भी बोरेक्स है वो आता है, फिर सोडियम फॉस्फेट अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। तो वो हमारा सेकेंड यूज़ है। तो हम लिख डालेंगे सोडियम कार्बोनेट is used in the preparation of sodium containing chemicals like caustic soda and sodium phosphate। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है, मीन्स हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। सो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। उसके अलावा अगर जो हार्ड वाटर होता है, जनरली जो टैप वाटर होता है उसमें परमानेंट हार्डनेस होती है, और वो परमानेंट हार्डनेस है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट्स की वजह से होती है। मीन्स जो वाटर हमारे घर पर आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है उसके अंदर क्या होता है, हार्डनेस होती है। मीन्स वो वाटर कैसा होता है, उसे हार्ड वाटर कहा जाता है। और वो हार्डनेस क्यों होती है, क्योंकि वो जो पानी है, वो जो वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं। सो हम वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं वो हार्डनेस दूर करने में। मीन्स वॉशिंग सोडा इज़ यूजफुल फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे हम उससे भी उसका एक यूज़ लिखेंगे। सो फोर्थ यूज़ इज इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको अगर हमें दूसरे वर्ड्स में कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, तो कि वाटर को सोफन करने की, वाटर की जो शोफन करने की जो प्रोसेस है, मीन्स उसे सॉफ्ट बनाने की। सॉफ्ट बनाना मीन्स क्या, यहाँ पे कि थोड़ी ना वाटर है कि ऐसे वो लकड़ा है कि हार्ड है और उसको हम सॉफ्ट बना रहा है। वाटर की सॉफ्टनेस मीन्स क्या, हार्डनेस को रिमूव करना, उसे कहा जाता है सोफन्स वाटर। सो यहाँ पे उसका जो फोर्थ यूज़ है वह है टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। मीन्स वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, या तो हम उसे कहते हैं हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज़ किया जाता है। फिर डोमेस्टिकली हम सोडियम कार्बोनेट को क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम उसका फिफ्थ यूज़ कह सकते हैं। सो इट इज़ used as a cleansing agent for domestic purposes, for domestic purposes। उसके अलावा जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका यूज़ होता है फोटोग्राफी में। मीन्स फोटोग्राफी में भी उसका यूज़ होता है, एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो
it has application in photography and textile industries. फिर जो सेवेंथ यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। मीन्स सोडियम कार्बोनेट का यूज़ है वो पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी किया जा सकता है। मीन्स आपको अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन के अंदर आपको उसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं कि तो गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट या तो गिव सम एप्लीकेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको ये सारे के सारे जो यूजेस है वो वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। उसके अलावा उसका जो एक यूज़ है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट यूज़ होता है। मीन्स कई सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। मीन्स उससे भी हम उसकी एप्लीकेशंस में लिख देते हैं। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड रिएजेंट इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज। मीन्स लेबोरेटरीज के अंदर भी एज अ रिएजेंट, एनालिटिकल रिएजेंट सोडियम, जो भी हमारा सोडियम कार्बोनेट है यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। सो अभी जिस तरह से यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है तो कि जो भी हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ आप देख सकते हो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। सो उसका मीनिंग ये हुआ कि क्या उसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो वेट है। या तो फिर आप उसको एक अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या तो कि कई सारे सोल्ट्स है, क्या एक्चुअली में सारे के सारे जो सोल्ट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। मीन्स आर द सोल्ट्स ड्राई। तो उसका आंसर हमें एक एक्टिविटी करने से मिलेगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह यही है कि आर ऑल सोल्ट्स ड्राई। मीन्स एक्चुअली में वो ड्राई होते हैं क्योंकि बाहर से जब आप सारे ये सोल्ट्स देखते हो, अगर आपने वॉशिंग सोडा देखा या तो अगर आप जिप्सम की बात करो या तो आप कॉपर सल्फेट की बात करो तो वो बाहर से तो आपको कैसे दिखते हैं, एकदम ड्राई है वैसे। सो क्या वो एक्चुअली में ड्राई होते हैं या तो फिर जिस तरह से यहाँ पे आपको एक टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सोडियम कार्बोनेट है वो वेट है। मीन्स यहाँ पे वो भीगा हुआ तो नहीं होगा क्योंकि आप बाहर से देखो तो उसको आपको कहीं पे उसमें सेमी सॉलिड पेस्ट तो नज़र नहीं आ रही है। उसका मीनिंग तो ये हुआ कि ये वेट तो नहीं है। सो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स ड्राई। Are the crystals of salts were dry? क्या वो ड्राई होते हैं। सो यहाँ पे जो भी बाहर से आपको सोल्ट जो एक्चुअली में ड्राई दिखते हैं वो एक्चुअली में ड्राई नहीं होते हैं। उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल से वो एसोसिएट होते हैं और उसके कुछ फिक्स्ड नंबर होते हैं। मीन्स अगर आपने यहाँ पे वॉशिंग सोडा लिया तो वॉशिंग सोडा में भी वो वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच हुए हैं या तो जो सोडियम कार्बोनेट के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट है उसका कुछ फिक्स्ड नंबर है और वो जो नंबर है वो क्या है तो आप कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो एसोसिएट हुए हैं। सो यहाँ पे हम उसे एक एक्टिविटी थ्रू समझते हैं। मीन्स आपको क्या लेना है तो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्ट लेना है। क्या लेना है सो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट ट्यूब कंसीडर करें सो ये टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया कॉपर सल्फेट का सोल्ट मीन्स कॉपर सल्फेट लिया। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लिया है कॉपर सल्फेट और आपको देखना है कि जब भी आप कॉपर सल्फेट इज अ सोल्ट
इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सोल्ट है, क्योंकि आपने आगे जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें भी कई सारे रिएक्शंस थे कि एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो सोल्ट फॉर्म होता है। वैसे ये कॉपर सल्फेट भी सोल्ट है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉर्मल सोल्ट। ये नॉर्मल सोल्ट का ही एक टाइप है। जब भी हमने नॉर्मल सोल्ट पढ़ा था तभी भी हमने ये स्टडी किया था कि कॉपर सल्फेट है वो नॉर्मल सोल्ट है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है वो एक सोल्ट है और ये एक नॉर्मल सोल्ट है। तो क्या वो एक्चुअली में वो ड्राई होगा? बाहर से तो आप देखते हो तो वो ड्राई होता है और ब्लूइश कलर का दिखता है। मीन्स कॉपर सल्फेट है वो कलरफुल सोल्ट है, वो कलरलेस नहीं है, या तो वाइट पाउडर नहीं होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो आपने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया, फिर आपको यही कॉपर सल्फेट को क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब है, अभी क्या करना है आपको, ये जो कॉपर सल्फेट है उसको बर्नर बर्नर पर हीट करना है विथ टेस्ट ट्यूब। आपको ये टेस्ट ट्यूब को पेयर ऑफ टंग्स की हेल्प से आपको होल्ड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी बंसन बर्नर है वहाँ पे उसे हीट करना है। जब भी आप हीट कर रहे हो तभी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है ये टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिख रहा है, कॉपर सल्फेट के सोल्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये जो सोल्ट है पहले ब्लू कलर का था, जब आपने हीट किया उसके बाद उसके कलर में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या टेस्ट ट्यूब में आपको अलग से कोई चीज़ दिख रही है। सो जब भी आप इसे कॉपर सल्फेट को इस तरह से टेस्ट ट्यूब में हीट करोगे तो आफ्टर सम टाइम या तो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ टाइम आपको क्या दिखेगा, तो कि ये जो टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस इनर वॉल होती है, ये इनर वॉल पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्या नज़र आएगा यहाँ पे? वाटर ड्रॉपलेट्स। सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखे पहले तो टेस्ट ट्यूब में नहीं थे, सोल्ट भी आपको ऐसे वेट नहीं नज़र आ रहा था, मीन्स ऐसे भीगा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा था, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? और यहाँ पे अगर जब आप चेंजेस देखो तो ये कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, मीन्स ब्लू कलर में से वो कलरलेस हो जाता है। मीन्स आफ्टर हीटिंग क्या होगा, तो कि जो भी आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था पहले जब भी आपने हीट नहीं किया था, मीन्स बिफोर हीटिंग कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या था, तो ब्लू कलर, और आफ्टर हीटिंग ये ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स चेंजेस टू कलरलेस। मीन्स आफ्टर हीटिंग आप देखोगे तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा हो गया है, कलरलेस हो चुका है। मीन्स वहाँ पे किसी भी टाइप का कलर नहीं है। सो ये ब्लू कलर है वो क्यों था, कॉपर सल्फेट में जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है कॉपर सल्फेट आपको ब्लू कलर का, तो उसका आंसर भी अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं यहाँ पे, जो टेस्ट ट्यूब की आपकी इनर वॉल्स होती है, ये इनर वॉल्स पर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए होंगे, सो उसका आंसर भी अभी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, तो कि जो सोल्ट्स एक्चुअली में बाहर से आपको जो ड्राई दिख रहे हैं वो एक्चुअली में ड्राई नहीं होते हैं, उसके साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से वो एसोसिएट हुए होते हैं। और ये जो हर एक सोल्ट में कुछ फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट के, या तो एसोसिएट होते हैं उसके फिक्स्ड नंबर होते हैं। सो ये जो है उसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है उसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आपके पास एक वर्ड आया, वो वर्ड क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या, a fixed number of water molecules associated with unit formula of salt is known as water of crystallization। जो मैंने अभी बोला वह मैं सेंटेंस में लिखती हूँ और उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। सो यहाँ पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, शायद एग्जाम में पूछ ले मे बी, तो आपको आनी चाहिए। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या, तो और सर्टेन नंबर, आप वह यह वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, सर्टेन नंबर, या तो आप फिक्स्ड नंबर,
कोई भी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स are associated means attached, associated with the unit formula. What do you mean by unit formula? Unit formula means one molecule. यहाँ पे unit formula means क्या है? one molecule of salt. अगर हमने वॉशिंग सोडा की बात की तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? Na2CO3. सो ये Na2CO3 जो एक मॉलिक्यूल है सोल्ट का, उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच है? तो कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो है वह बात आपको याद रखनी, विथ यूनिट फॉर्मूला। सो उसमें Na2CO3 है वो क्या हुआ? यूनिट फॉर्मूला, यूनिट फॉर्मूला ऑफ salt is called water of crystallization. उसे क्या कहा जाता है? water of crystallization. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे, तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है, अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें यहाँ पे, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CuSO4. ये एक यूनिट फॉर्मूला हुआ कॉपर सल्फेट के लिए। सो ये जो फॉर्मूला है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और उसके कुछ फिक्स्ड नंबर होते हैं। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं कितने होते हैं? सो वहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। मीन्स यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? तो कि एक कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है मीन्स एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्ट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि जो भी कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएट हुए हैं। तो ये 5 है वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये 5 मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका ये जो भी सोल्ट है वो हाइड्रेट फॉर्म में होता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप उसका पूरे का पूरा नेम लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसे क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मीन्स जो कॉपर सल्फेट सोल्ट है वो पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है। पेंटाहाइड्रेट यानी कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 5 है। मीन्स एक फॉर्मूला के साथ 5 मॉलिक्यूल पानी के एसोसिएट हो चुके हैं। सो इसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से ही कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर। मीन्स यहाँ पे ये जो आपका जो भी सोल्ट होगा वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। मीन्स ये जो कॉपर सल्फेट है वो आपको ब्लू कलर का नज़र आता है। लेकिन जैसे ही आप ये कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो, हीट करने की वजह से क्या होता है? तो कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। मीन्स उसमें से जो भी फॉर्मूला है उसमें से निकल जाता है, मीन्स इवोपरेट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉपर सल्फेट लूजिज इट्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखे तो इस तरह से इसे हीट करने की वजह से क्या हो जाता है? तो कि जो बचता है वो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, और ये जो H2O है वो क्या हो जाते हैं? इवोपरेट हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? इवोपरेट। और फिर ये जो खाली CuSO4 है वह कलरलेस होता है। ये जो खाली कॉपर सल्फेट है वो कैसा है? कलरलेस। और जब भी खाली CuSO4 है तो उसे क्या कहा जाता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स उसमें अभी वाटर मॉलिक्यूल एक भी नहीं है। सो ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट।
यहाँ पे जो है CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, और ये CuSO4 इट इज ऑल्सो कॉपर सल्फेट, ये है तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्ट, लेकिन उसने जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, मीन्स इवोपरेट कर दिया है, और उसकी वजह से वो कैसा हो गया है, कलरलेस। सो यहाँ पे जब भी आप कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो तभी यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, तो कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है मीन्स कॉपर सल्फेट का जो पेंटाहाइड्रेट है मीन्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स आए हैं, और उसी वजह से कॉपर सल्फेट है वो आफ्टर हीटिंग आपको कैसा दिखता है, कलरलेस, बिकॉज इट इज इन एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म मीन्स वहाँ पे अभी उसके केमिकल फॉर्मूला में कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हुए हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि व्हेन द कॉपर सल्फेट इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट, क्या होता है, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें थियोरी में आप लिख सकते हो कि जब भी आप कॉपर सल्फेट को हीट करते हो मीन्स व्हेन द कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कलरलेस, मीन्स वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है एंड बिकम्स कलरलेस। सो आपको अभी पता चल गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो आफ्टर हीटिंग कलरलेस क्यों हो जाता है, इतना पता चला। सो अभी एक दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या यहाँ पे जो मुझे ये कलरलेस कॉपर सल्फेट मिला अगर उसमें मैं वाटर का ड्रॉप डालूँ तो क्या ब्लू कलर फिर से आ जाएगा, क्या उसका जो ब्लू कलर है वो फिर से रिगेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। सो उसका आंसर क्या होगा, यस। तो जब भी आप एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर के ड्रॉपलेट डालते हो तो वो फिर से अपना कलर है वो रिस्टोर कर लेगा, मीन्स यहाँ पे जो आपका कलरलेस CuSO4 है अगर उसमें मैं वापस से वाटर के ड्रॉपलेट पुट करूँ तो जो ब्लू कलर है वो फिर से आ जाएगा, मीन्स कॉपर सल्फेट रिगेन्स इट ब्लू कलर। सो ये आंसर आपका ऐसे हो सकता है। सो अभी यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास एक एग्जांपल कौन सा है, कॉपर सल्फेट का, कि कॉपर सल्फेट के पास कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल है, मीन्स इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। वैसे ही सिमिलरली जो भी हमारा वॉशिंग सोडा था, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा है। सो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3.10H2O। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स यहाँ पे इस तरह से पूछा जाए कि कैलकुलेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वॉशिंग सोडा, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, कैलकुलेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले तो आपको वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि जो भी वॉशिंग सोडा है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हमारा जो सिंगल यूनिट फॉर्मूला है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच है। सो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10। सो ये एक हमारा एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि ये भीगा हुआ नहीं है, मीन्स जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है वो वेट नहीं है, क्या है, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मीन्स ये जो सॉल्ट है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से ये केमिकल फॉर्मूला में लिखा जाता है। सिमिलरली आप उसे हीट करो, जैसे आपने कॉपर सल्फेट को हीट किया था वैसे ही सेम अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करो तो क्या होगा, तो कि ये जो 10 मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मीन्स क्या बचेगा आपके पास, Na2CO3 और प्लस ये 10H2O है वो क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, मीन्स लूज हो जाएंगे। सो अभी जो आपके पास बचा सोडियम कार्बोनेट, जिसे जो क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, वॉशिंग सोडा है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, जैसे ही आप उसको हीट करोगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज हो जाएंगे और उसकी वजह से ये क्रिस्टल्स में से कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर फॉर्म में, और ये जो पाउडर है उसे कहा जाता है सोडा ऐश। Na2CO3 मीन्स सोडा ऐश। सो ये और एक एग्जांपल हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। उसके अलावा भी एक दूसरा सॉल्ट है जिसे कहा जाता है जिप्सम। सो जिप्सम का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखो,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है जिप्सम। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप थियोरिटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट की जो थियोरी है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है ही, सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी है, सो आप उसमें से देख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो आप फिर से कह सकते हो। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है जिप्सम। सो यहाँ पे जो जिप्सम है, अगर जिप्सम का मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है वह है CaSO4.2H2O। सो आपको यहाँ पे अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट करने का बोले कि कैलकुलेट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर जिप्सम, सो क्या आएगा उसका आंसर 2, क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट का जो एक मॉलिक्यूल है मीन्स यूनिट फॉर्मूला है उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एसोसिएटेड, सो इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 2। तो ये है जिप्सम। सिमिलरली जैसे ही मैं अगर ये जिप्सम को हीट करूँ, क्या करूँ मैं जिप्सम को हीट करूँ, और जब भी मैं जिप्सम को हीट कर रही हूँ तभी मेरा जो टेम्परेचर है वो कितना है 273 टू 293 केल्विन के आसपास। मीन्स यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डेफिनेशन अभी मैं रब कर डालती हूँ, आपको ये डेफिनेशन भी लिखनी है। The water of crystallization in gypsum is 2 because 2 molecules of water, कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एसोसिएट है 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज associated with 1 molecule of इसे क्या कहते हैं CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट, 1 molecule of कैल्शियम सल्फेट। सो अगर मैं ये कैल्शियम सल्फेट को टेम्परेचर दूँ मीन्स हीट दूँ अराउंड 373 केल्विन टू 393 केल्विन, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देंगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, मीन्स ड्रिवन ऑफ, या तो इट गेट्स इवोपरेट, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे व्हेन, और ये जो जिप्सम है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सो इट इज़ अ हार्ड मास, वो एकदम हार्ड होता है। सो व्हेन द जिप्सम is heated at 373 Kelvin, it loses water molecules and gets converted to
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। मीन्स अगर मेरे को इसकी केमिकल रिएक्शन अगर लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, CaSO4.2H2O। अगर मैं इसे हीट करूँ, हीट एट 373 केल्विन, यहाँ पे इस तरह से अगर एरो के ऊपर ऐसी कंडीशन है, केल्विन मीन्स टेम्परेचर का यूनिट है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जैसे ही इसको हीट करोगे ये वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज होंगे और क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को लिखा जाता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4.1/H2O। इसमें कन्वर्ट होता है और प्लस आपके पास क्या बचता है, 1.5 H2O। मीन्स ये लूज हुआ, इतना जो मॉलिक्यूल है पानी का वो क्या हुआ, लूज हुआ। सो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो मिला ये आपको CaSO4.1/H2O, 1/H2O मीन्स आधा पानी का मॉलिक्यूल मिला, इस तरह से हुआ। तो ऐसे तो होता तो नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे ये जो केमिकल फॉर्मूला है वो किसका है, तो इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन आप यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1/2 H2O लिखा है। मीन्स अगर H2O का मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये क्या है हमारा H2O, तो इसका मैं हाफ करूँ तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का आधा एटम मिला मुझे, और ये इस तरह से यहाँ पे ये दूसरा आधा एटम, तो ये तो पानी नहीं रहेगा ना, ब्रेक हो जाएगा। तो ये खाली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको दूसरी अलग तरीके से भी लिख सकते हो। सो कैसे लिख सकते हो, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, ये 1/2 H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कैल्शियम सल्फेट के अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लो तो उसके बीच में एक ही वाटर का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लो तो वो जो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे। मीन्स यही चीज़ को आप किस तरह से लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाली रिएक्शन, ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं है। लेकिन 1/2 H2O भी एग्जिस्ट नहीं करता है, आधा पानी का मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। केमिकली इट कैन नॉट पॉसिबल, इट कांट पॉसिबल। सो क्या होगा, यही फॉर्मूला को आप लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा है कि जो कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है। मीन्स यहाँ पे 2 के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो आप उसको यही केमिकल फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, CaSO4 आपको कैल्शियम सल्फेट कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के बीच में क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस तरह से। सो इसे भी क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फॉर्मूला भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही है। सो इसे भी क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स आप इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखो तो वो गलत नहीं है, इस तरह से लिखो तो भी सही है और ऐसे लिखो तो भी सही है। प्रीफर इसे करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी 1/2 ऐसी कोई भी फ्रैक्शन में हमारा मॉलिक्यूल नहीं है। मीन्स यहाँ पे तो जिप्सम है, उसके आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम लेना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा, तो आपको जिप्सम को इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4.2H2O। ये वाला तो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो CaSO4.2H2O वही लिखा है। अगर मैं उसको 2 मॉलिक्यूल्स लूँ और अगर मैं उसको क्या करूँ, हीट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, CaSO4 होल ट्वाइस
H2O जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, प्लस मुझे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिबरेट होंगे। मीन्स यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक जो चीज़ है वो कैसी है, होल नंबर में है। यहाँ पे ये जो मैंने निशानी की है, ये जो सिंबल है वो क्या है, हीट का सिंबल है, इसे डेल्टा कहा जाता है। सो इस तरह से भी आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है वही ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों ही में अलग है, दोनों ही सही है। सो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो जिप्सम है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसा होता है, सॉफ्ट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन पाउडर फॉर्म, और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। और आपको याद होगा, अगर समटाइम्स अगर एक्सीडेंटली आपको फ्रैक्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चर, तभी जो डॉक्टर आपको जो प्लास्टर करवा देता है वो कहीं सीमेंट वाला प्लास्टर तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, वो क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स अगर वो जो भी बोन्स फ्रैक्चर हो गए उसको सपोर्ट के लिए कि वो राइट पोजीशन में ही रहे, मीन्स वो हिले डुले नहीं, क्योंकि अगर जो भी बोन फ्रैक्चर हुए वो ज़्यादा हिलेंगे तो अटैच नहीं हो पाएंगे। मीन्स उसका जब सेल डिवीज़न होता है तभी वो अच्छे से अटैच नहीं हो पाते हैं, अगर ज़्यादा हिलते रहते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए उसके सपोर्ट में क्या यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स एक्चुअली में वो फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 होल ट्वाइस H2O। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इस तरह से होगा। या तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CaSO4.1/H2O। दोनों ही फॉर्मूला है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है वो देख सकते हो। अगर मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस करूँ, रिवर्स प्रोसेस मीन्स क्या, तो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मैं वाटर डालूँ, जैसे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। जैसे ही हम उसमें वापस पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिगेन कर लेता है और उसका अपना कलर है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है, मीन्स वापस से आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर को ऐड करो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, जिप्सम, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का है। मीन्स जब भी आपको फ्रैक्चर होता है तभी जो पाउडर यूज़ किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जैसे ही उसमें पानी डालकर अच्छे से आपको बैंडेज लगा दिया जाता है, फिर आफ्टर समटाइम्स वो कैसा हो जाता है, एकदम से हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड मास क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। वापिस प्लास्टर ऑफ पेरिस में से क्या बन गया, वो जिप्सम हो गया, और वो क्या हो जाता है, एकदम से फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपका बोन फ्रैक्चर हुआ है, वो हाथ है या तो पैर है, वो हिलता नहीं है। सो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन कैसी होती है, तो कि ये रिएक्शन को अगर मैं वाइस वर्सा मीन्स इसको ही मैं उल्टा दूँ तो मुझे सेम रिएक्शन मिलेगी। इस तरह से क्या होगा, तो कि जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स CaSO4 होल ट्वाइस .H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँ, अगर मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँ तो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम, मीन्स CaSO4.2H2O। आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेने होंगे, और अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूँ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 कोएफिशिएंट है वो, ये पूरे के पूरे जो केमिकल फॉर्मूला है उसके साथ 2 कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मुझे मिला वो क्या मिला, जिप्सम, मीन्स मुझे फिर से जिप्सम मिल जाएगा। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो आगे आ चुका है, क्या कहा जाता है उसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मीन्स यही फॉर्मूला, अगर ये वाली रिएक्शन आपको लिखनी है तो किस तरह से लिखोगे आप, अगर केमिकल फॉर्मूला आपको ये फ्रैक्शन वाला लेना है, CaSO4.1/H2O। सो अगर मैंने ये केमिकल फॉर्मूला लिखा तो भी आपकी रिएक्शन क्या आएगी, 1.5H2O गिव्स CaSO4.2H2O। तो फिर आपको इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ये दोनों ही फॉर्मूला कैसे है, करेक्ट है।
कौन सा आप यूज़ करो वो आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता है तो हमने पहले वाला जो चैप्टर किया ही है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो आपको पता है। अगर फ्रैक्शन वाला लेते हो तो पहले आपको याद तो क्या रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है और बनता क्या है, जिप्सम। तो आपको जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला पता है तो फिर आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी है जो कि होल नंबर में है उसे यूज़ करो, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल आधा तो होगा नहीं, या तो ये 1.5 है, मीन्स यहाँ पे इसको हम 2.5 कह सकते हो, तो ऐसा तो होगा नहीं, 2.5 नहीं, 1.5 तो नहीं होगा। सो ये वाली चीज़ें हैं वो है याद रखनी है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है। सो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यहाँ पे फ्रैक्चर, जब बोन्स फ्रैक्चर होते हैं तभी डॉक्टर्स उसे फिक्स करने के लिए, बोन्स फिक्स करने के लिए और बोन्स को सपोर्ट के लिए तो यूज़ होते हैं। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो कोई भी सरफेस होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए, वहाँ पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। कई सारी कॉस्मेटिक्स के अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, फिर टॉयज़ बनाने के लिए, या तो लेबोरेटरी में जब भी कोई भी एयर टाइट कंटेनर्स चाहिए तभी क्या किया जाता है, अगर कहीं पे से अगर एयर निकल रही है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिक्स किया जाता है कि जो आफ्टरवर्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी आपका ऑपरेटस है वो कैसा हो जाएगा, एकदम से एयर टाइट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के दूसरे भी कई सारे यूजेस है। अभी एक क्वेश्चन जो मुझे आज आपको होमवर्क में देना है वह है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ये जो नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्यों आया वो आपको सर्च आउट करना है, वो फिर मुझे आपको कमेंट में आंसर देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंबे समय से चलने वाला चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट्स, उसकी जो थियरी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। मीन्स हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लेने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको थियरी में से मिल ही जाते हैं। सो उसमें से आपको सारे के सारे आंसर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अभी नेक्स्ट हम हमारा दूसरा केमिस्ट्री का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।